Good morning, everybody. In 12th class, your unit is the chemical kinetics. Today, we have to discuss about the collision theory. So, it's a very interesting theory, how the chemical reaction take place, how the particles collides each other to convert into the product. So, first of all, you have to know that every particle of the chemical substance having some energy, and that energy may be noted in the form of kinetic and the initial energies. तो जो प्रारंभिक ऊर्जा है, जो हमारी इनिशियल एनर्जी है, वो उन मॉलिक्यूल की या वो उन कंपोनेंट की जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। और यही काइनेटिक एनर्जी उनको वाइब्रेट करती है, कंपन करती है, अट्रैक्ट करती है, कोलाइड करती है। तो ये सभी जो घटनाएं हैं, ये उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होती है। अब देखिए, जैसे आपने एक प्रश्नावली में रिएक्टेंट ए और बी ले लिया, तो रिएक्टेंट ए और बी दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं, दोनों के जो मॉलिक्यूल है, दोनों के जो एटम हैं, ये परस्पर एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। और कोलाइड कब करेंगे? जब इनमें इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो गतिज ऊर्जा के द्वारा ही रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब बात आती है कि ये जो कोलाइड्स हैं, जैसे हिंदी में हम संघटय बोलते हैं, कोलाइड्स को हिंदी में संघटय बोला जाता है। कॉलिजन्स, कोलाइड्स करना, तो ये संघटय कहलाती है, टकरें जिसे बोलते हैं हम। तो प्रति सेकंड होने वाली टकरों की संख्या, ठीक है, the collision which take place in the per second, that is known as the frequency। कि एक सेकंड में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच में कितनी टकरें हुई, उसे आप काउंट करें। तो पर सेकंड टकरों की संख्या जो है, इसको हम बोलते हैं आवृत्ति, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको हम बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये जेड से डिनोट की जाती है। तो ये पर सेकंड है, एक सेकंड में, ठीक है। तो पर सेकंड होने वाली जो कॉलिजन्स हैं, उनको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे टकरों की संख्या, संघटन होना, ये नहीं कह के हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बिटवीन द मॉलिक्यूल, फ्रीक्वेंसी बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरी बात कि सामान्य ताप पर, मतलब ये कि जनरल टेम्परेचर, ये जो जनरल टेम्परेचर है वो 10 to the power 25 to 10 to the power 28, ये इंटर कॉलिजन्स होती है। अर्थात कंपोनेंट के बीच में जो होने वाली टकरों की संख्या है, वो आप देखिए कितनी ज्यादा है। एक सेकंड के अंदर 10 to the power 25 to the 28 टाइम्स इतनी टकरें पर सेकंड हो जाती है। और ये क्या होती है? ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो कॉलिजन्स हैं, वो लगभग 10 to the power 25 to the 28 के मध्य होती है। अब ये जो जितनी भी टकरें हैं, अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जितनी भी कॉलिजन्स हुई है, जो फ्रीक्वेंसी आई है, तो क्या ये फ्रीक्वेंसी में पार्टिसिपेट करने वाले सभी कंपोनेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। टकरें तो खूब होती है, एक दूसरे से टक्कर होने से ही रासायनिक अभिक्रियाओं की संभावनाएं बढ़ती है। लेकिन इन सभी टकरों में से कुछ टकरें ही ऐसी है, कुछ कॉलिजन्स ही ऐसी है, या फ्रीक्वेंसी का वो हिस्सा जो इफेक्टिव होता है
ये इफेक्टिवनेस कॉलिजन्स, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन्स, इफेक्टिव कॉलिजन। तो प्रभावी टकरें कौन सी हैं? प्रभावी टकरें, तो हमें अब उनमें से जो प्रभावी टकरें हैं, जो वास्तविक टकरें हैं, जो कॉलिजन्स हैं, वो उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ ये क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में जो फ्रीक्वेंसी में जो होने वाली जो टकरें हैं, वो सभी टकरें सक्सेसफुल नहीं होती है। उनमें से कुछ टकरें या कुछ संघटन या कुछ कॉलिजन्स ही जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वो जो कॉलिजन्स हैं, वो जो संघटन है, उसी को हम यहाँ पे प्रभावी कॉलिजन के नाम से जानेंगे, प्रभावी टकरों के नाम से जानेंगे। तो एक तो हो गया आपका जेड फ्रीक्वेंसी और एक होगी प्रभावी टकरें। अब इस पूरी प्रक्रिया को आप एक एनर्जी बैरियर से समझ सकते हैं। एनर्जी बैरियर, अब ये एनर्जी बैरियर किस तरह से बनता है? तो इसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं, ये एनर्जी बैरियर का एक जो ग्राफिकल स्टडी है वो आपके सामने यहाँ है। तो यहाँ एनर्जी होती है एक अक्ष के ऊपर और दूसरे वजह रासायनिक अभिक्रिया का वेग अर्थात वेलोसिटी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा ए और बी जो है वो एक ये दो रिएक्टेंट हुए, ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट है ये ही धीरे धीरे अपनी काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीज होंगे और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते होते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, तो यहां हम इसको बोलेंगे E1, जो उनके पास में इनिशियल एनर्जी है, ठीक है। और ये इनिशियल एनर्जी जो है वो इससे भी और कम आएगी। देखिए ये तो आपका E2 बनेगा और ये जो है वो E1 बनेगा। तो E1 और E2, तो ये इनिशियल एनर्जी हुई, ये वो एनर्जी है जहां से कि टकरे होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो उस स्थिति को हम यहाँ पे E2 के नाम से जानेंगे। और अब उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते करते E1 से हम पहुंच गए E3 तक, मतलब E2 से E3 पे पहुंच गए। और यहां पर यही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये लेवल जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ही जो सक्रिय ऊर्जा होती है जो वास्तव में अब उत्पाद में कन्वर्ट होगी। तो ये स्थिति अब जैसे ही वो उत्पाद में कन्वर्ट होती है तो उत्पाद के बनते ही फिर एनर्जी डाउन होती है और ये एनर्जी इस लेवल में आ जाती है। ये हमारा प्रोडक्ट पी बन गया, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन हो गया। ये पूरा जो ग्राफ है, ठीक है, ये एक बैरियर हो गया आपका। तो यहाँ ये जो वेलोसिटी है, ये वास्तव में इसके बीच की जो वेलोसिटी है, ये हाईएस्ट वेलोसिटी लेवल पे पहुंच गए और इस समय उनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस वेग की इस सीमा पर जो टकरें हैं, जो कॉलिजन्स हैं, वो अब इफेक्टिव हो जाएगी, अर्थात ये टकरें जो हैं वो प्रभावी हो जाएगी और प्रभावी टकरें जो है वो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगती है। अब इसको जरा डिटेल में समझने की कोशिश करें। E1 से E2 आते समय रासायनिक बंधों का वियोजन शुरू हो जाता है, ओल्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है, रासायनिक बंधों का वियोजन, द डिसोसिएशन ऑफ द ओल्ड केमिकल बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट ब्रेकिंग अप, वो जो ब्रेक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो वो जैसे जैसे टूटेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट फ्री हो जाएंगे और वो फ्री कंपोनेंट होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी। तो अब हमने क्या किया कि इधर को टेम्परेचर इन्होंने गेन किया, टेम्परेचर से इन्होंने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की
और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो अब हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई, ऊर्जा का मान। अब यहाँ पर जो टकरें होंगी, जो कॉलिजन्स होंगी, ये जो कॉलिजन्स हैं वो इफेक्टिव होंगी, अर्थात अब हमें संभावना है कि अब जो पुराने बंध टूट करके और अब नए बंध बनना शुरू हो गए, और जैसे ही नए बंध बनते हैं तो ऊर्जा में कमी आती है। देखिए, ओल्ड केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी हुई, तो ये तो हमारा हिस्सा हो जाएगा डिसोसिएशन एनर्जी का। ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये हमारा डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन एनर्जी। और जब यहाँ पे ओल्ड केमिकल जो बॉन्ड हैं, अब वो आयनिक है कि कोवेलेंट है कि कोऑर्डिनेट है, कोई सी बॉन्ड हो, उनकी ब्रेक अप होता है, वो टूटते हैं। और ये जो स्थिति है वो यहाँ पे न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होना, और जैसे ही न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। और जैसे एनर्जी, तो हम इसको बोलते हैं एनर्जी का एक्सक्रीशन, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग द एनर्जी। तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी डिक्रीज होगी, और जो हमारा ओल्ड बॉन्ड जो टूटेगा तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, तो उसको कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। और यहाँ पे इसको बोल देते हैं बॉन्डिंग एनर्जी। ये जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना, तो न्यू बॉन्ड को यहाँ पे आप बॉन्डिंग एनर्जी के नाम से भी जानेंगे। तो बॉन्डिंग एनर्जी जो है वो नए रासायनिक बंधों के बनने में है, और जैसे जैसे नए बंध बनते चले जाएंगे तो ऊर्जा के मान में कमी आने लगेगी, और ये कमी आते आते डिक्रीज होते होते इस लेवल तक आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब रासायनिक बंध जो हैं, नए बंध बनने के कारण अब उनके अंदर जो है ऊर्जा में कमी आएगी, और ये ऊर्जा कमी इतनी पर्याप्त हो जाती है कि नए जो उत्पाद हैं वो स्थायी होने लगते हैं। देखिए, प्रोडक्ट तो यहाँ से यहाँ के बीच में प्रोडक्ट तो खूब बनेंगे, लेकिन जब ऊर्जा का मान इस स्थिति में आएगा तभी ये प्रोडक्ट जो है ना वो स्टेबल होंगे, ये स्टेबल प्रोडक्ट कहलाएंगे। ठीक है, स्थिर उत्पाद। यहां तक तो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया रिवर्सिबल नेचर में है, इस ऊर्जा से पहले रिवर्सिबल है कि नए बंध बने फिर टूट जाएंगे, बने फिर टूट जाएंगे। लेकिन उस दोनों प्रोसेस में जब ऊर्जा के मान में जब कमी आती है तो वो इस लेवल तक पहुंच जाती है, और तब हमें यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बनने हो जाएंगे और हमारी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो ये अब देखिए यहाँ पर जो है वो संगठन होने में जो बंध के टूटने में लगे इस न्यूनतम ऊर्जा को दहलीज ऊर्जा के, अब ये दहली एनर्जी क्या है, इसको दहली एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो दहली एनर्जी है ये वास्तव में क्या है, तो देखिए जब मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जब इंटर कन्वर्जन्स होते हैं, टकरें लगती है, तो उनके बीच में टकरों के होने के कारण बंध टूटने लगते हैं। तो बंध को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो आपकी दहली एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, बंधों, पुराने बंधों को टूटना जो एनर्जी का उपयोग हुआ उसको आप दहली एनर्जी कहेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या हो जाता है, यही दहली एनर्जी जब एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल उस स्तर तक पहुंचती है तो फिर रासायनिक बंध बनने की संभावनाएं बन जाती है, अर्थात न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन फिर हमें पॉसिबल होने लगता है। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए ये जो टकरें जो है ना वो आमने सामने होनी चाहिए, कॉलिजन। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये NO2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल, तो ये दोनों कंपोनेंट होंगे, दोनों पार्टिकल। अब इन दोनों पार्टिकल के बीच में कॉलिजन होना है, टकरें होनी है। तो अब ये कॉलिजन जो है वो प्रभावित कब होगी, जब टकरें जो है वो इस दिशा की ओर होनी है। तो ये तुम्हारा राइट, क्योंकि इसी के द्वारा
जो नए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, ये इनके नए रासायनिक बंध, अर्थात अभी ये नई ऊर्जा जो है वो इस प्रकार से ये बन जाएगी। तो NO2 से बन गया ये N2O4, N2O4, और N2O4 था, ये 2NO2 थे, तो 2NO2 से हमने प्रोडक्ट ले लिया N2O4। तो ये N2O4 हमारा यहाँ इस लेवल पे है, और ये जो NO2 है ये इस स्थिति के अंदर है। तो इस तरह से अब इनके बीच में जो है ना वो राइट केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो राइट केमिकल कॉम्बिनेशन होने का मतलब ये हुआ कि टकरे उसी दिशा में हो जिस दिशा में नए रासायनिक बंध बनने की संभावना हो। तो ये हमारा एक राइट प्रोसीजर होगा। ये जो कॉलिजन है ये इफेक्टिव कहलाएगी। लेकिन अगर आपके टकरे इस प्रकार से हो, ठीक है, ये आपने इस तरह ले लिया और दूसरा आपने जो ना वो फिर ये N, ये O, ये O इस तरह से ले लिया, तो इनके बीच में जो आपस में टकरें हो रही हैं, ये जो टकरें हैं ये आपकी इफेक्टिव नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ में केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने में ये दोनों ऑक्सीजन एंड जो है ना ये बाधा पैदा करेंगे, ये बैरियर बन जाएंगे, और जब ये बैरियर बन जाएंगे तो फिर आपका प्रोडक्ट स्थायी नहीं होगा। तो ये इफेक्टिव नहीं है, ये इफेक्टिव है, क्योंकि नाइट्रोजन एंड जब नाइट्रोजन एंड से ही टक्कर करे, कोलाइड्स करे, तो फिर इनके बीच में रासायनिक बंध बनने की संभावना बन जाएगी। ठीक है, तो ये इफेक्टिव कॉलिजन्स और ये अनइफेक्टिव, ये अप्रभावी है और ये हमारी प्रभावी हो गया। तो प्रभावी और अप्रभावी टकरें जो हैं वो किस प्रकार से होंगी? अब इसके रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम यहाँ पे माइनस dx/dt इज इक्वल टू F एंड दी Z। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए Z क्या है हमारी? Z इज द फ्रीक्वेंसी। ये Z जो है ये तो हो गया हमारी ये केमिकल रिएक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी है, और F जो होती है ना ये आपके इफेक्टिव है, इफेक्टिव कॉलिजन, ये इफेक्टिव कॉलिजन F। तो इसका मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है dx/dt है, ये वास्तव में किसके बराबर हो गया कि इफेक्टिव कॉलिजन और उनकी फ्रीक्वेंसी Fz का मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगी। तो इस तरह से अब हम ये बता सकते हैं कि ये जो प्रभावी जो टकरें हो रही हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें नोट करनी है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें प्रभावी जो हमारी टकरों की संख्या है वो कितनी है। जितनी इसकी संख्या बढ़ेगी तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो इनकी मात्रा बढ़ने लगेगी। जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी अभी 100 है तो 100 में से 70 हमारी जो इफेक्टिव हो गई। अगर ये 200 होती तो हम यह बताते कि यहाँ पर 140 हो गई। तो इस तरह से इसके बढ़ने से इसका मान भी बढ़ता है, तब फिर हमारा रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स की एक फिनोमिनन है, और इसी तरह से हम ए और बी को जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो इस इंटर कॉलिजन के अनुसार किस तरह से आप प्रभावी टकरों को द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो है वो आपका कॉलिजन थ्योरी इतने ही इसके अंदर करेंगे।